ये कहानी है गर्मी में जादुई तरबूज का घर। बाबूजी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अरे आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है जी, आपके अलावा हमारा इस दुनिया में ही कौन है? आप हमें छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। सुनीता बहन, खुद को संभालो। अगर तुम ही इस तरह टूट जाओगी तो तुम्हारी बेटी को कौन संभालेगा? अरे अब विनोद इस दुनिया में नहीं ही रहा है। अपनी बेटी का सब कुछ तुम ही हो। अब तुम ही को अपनी बेटी की परवरिश करनी है। लेकिन सुनीता बहन अकेली है, वो अपना और अपनी बेटी का गुजारा कैसे कर पाएगी? बहन जी, मैं तो कह रहा हूँ या तो तुम अपने जेठ के घर चली जाओ या देवर के। अरे दोनों में से कोई ना कोई आप दोनों को रख ही लेगा। आंटी जी, कौन से चाचा ताऊ की बात कर रही हैं? आप उनकी जो मेरे माँ पिता की मौत पर नहीं आए, उनकी अर्थी को कंधा देने नहीं आ रहे हैं। हम उनके घर जाकर कैसे रह लें? मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे क्या गारंटी है कि वो मेरी और मेरी बच्ची की परवरिश करेंगे? मैं यहाँ अकेले रहकर खुद का और अपनी बेटी का गुजारा कर लूंगी, लेकिन उनके पास कभी नहीं जाऊंगी। सुनीता की बात सुनकर आस पड़ोस के लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनीता बिल्कुल सही कह रही थी। सुनीता अब अपनी बेटी के साथ घर में अकेली रह जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन सुनीता की बहन विभा उनके घर आती है और अपनी बहन को सफेद साड़ी में देखकर वो उससे कहती है, दीदी ये सब कैसे हुआ? अब होने को कौन टाल सकता है विभा? भगवान को शायद यही मंजूर था, इसलिए उन्होंने विनोद जी को हमसे छीन लिया। पर कोई बात नहीं, मैं काम देख रही हूँ, जैसे ही काम मिलेगा मैं लग जाऊंगी। अरे दीदी, आप इतना दर दर क्यों भटक रही हैं? अरे मैं तो कह रही हूँ आप मेरे साथ मेरे शहर चलिए। अरे वहाँ आप मेरी ही फैक्ट्री में काम कर लेना और आपके रहने का भी और नेहा के स्कूल का भी मैं खर्चा उठा लूंगी। मैं अक्सर बाहर रहती हूँ, इसी बहाने मेरी बेटी रीना को मासी का प्यार भी मिल जाएगा और आप लोगों को सर पर छत भी, साथ में 2 वक्त की रोटी भी मिल जाएगी। विभा, मैं तेरे घर में इस तरह कितने दिन रह लूंगी? लेकिन दीदी, आप मेरे घर फ्री में थोड़ी ना रहोगी। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप मेरे घर मुफ्त में रह रही हैं। आप मेरी फैक्ट्री में काम करोगी और अपने घर रहोगी। माँ बिल्कुल ठीक तो कह रही है मौसी। मान जाओ ना, हम शहर जाएंगे, तुम मुझे भी रीना का साथ मिल जाएगा और इसी बहाने मेरा भी मन लग जाएगा और आपको भी पापा की याद नहीं आएगी। साल में 1-2 बार हम लोग यहाँ गांव में आ जाया करेंगे। नेहा और विभा की बात सुनकर सुनीता विभा के साथ शहर जाने के लिए राजी हो जाती है और अगले 2 दिन बाद विभा उन दोनों माँ बेटी को अपने साथ ले जाती है। विभा की बेटी भी थी जिसका नाम रीना था। रीना नेहा की उम्र की थी। ऐसे ही एक दिन विभा नेहा को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। बेटा नेहा, तू क्यों नहीं खा रही है? इधर आ, तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। अरे तू भी तो मेरी बेटी जैसी है, आ मेरे पास आ। इस तरह विभा नेहा को अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वहीं बैठी पास में रिया ये सब देख रही होती है। अपनी माँ और अपनी मौसी बहन का प्यार देखकर वो उनको घूरते हुए मन ही मन में बोलती है, माँ का प्यार इस नेहा की बच्ची पर ऐसे उमड़ रहा है जिसे ना जाने कौन से बिछड़े जन्म की बेटी हो, इन्हें इस जन्म में मिल गई है। इनको ऐसे देखकर मेरा खून खौल रहा है। रीना बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे क्या देख रही है? खाना खा। हमारी रीना को शायद उसकी मासी के प्यार की जरूरत है। क्यों रीना, मैं सही बोल रही हूँ ना? एक काम कर, अगर तेरी माँ नेहा को प्यार कर रही है तो तू भी मेरे पास आजा, तुझे मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ मासी। हाँ क्यों नहीं, जा बेटा मौसी के पास जाओ। बस माँ, पेट भर गया है, अब मन नहीं है खाने का। आप खिलाओ जिसे खिला रही हो। और हाँ, मेरे पास मेरे खुद के 2 हाथ है, तो मैं अपने हाथों से खाना खा सकती हूँ। धन्यवाद इतना प्यार जताने के लिए। इतना बोलकर रीना वहाँ से चली जाती है। पर रीना का ऐसा बर्ताव क्यों था, ये ना तो विभा को पता चल पाया और ना ही नेहा और सुनीता को। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ विभा का प्यार नेहा के लिए उमड़ता जाता है। लेकिन ये सब देख रीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अंदर ही अंदर नेहा से जलने लगती है।
ऐसे ही एक दिन विभा अपनी बेटी के कमरे में जाती है और उसके पास बैठकर उससे बोलती है, रीना क्या हुआ, ऐसा बर्ताव इतना बदला हुआ क्यों कर रही है? माँ, बर्ताव मेरा बदला नहीं है, बल्कि बर्ताव तो आपका बदला हुआ लग रहा है। जब से वो नेहा की बच्ची आई है तब से आपका ध्यान मुझसे हट गया है। आप भूल ही गई हैं कि वो आपकी बेटी नहीं बल्कि मैं आपकी बेटी हूँ। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। आखिर आप किसकी नजरों में अच्छा बनना चाहती हैं? हाँ, उसकी नजरों में अच्छा बनना चाहती है जिसका खुद का कोई माँ नहीं है आपकी इस अच्छाई को देखने के लिए। और जब वो बड़ी भी हो जाएगी ना तो वो आपकी जायदाद में से आपको कुछ भी नहीं देने वाली है। नहीं, अरे आज जितना आप इन दोनों के लिए, दोनों माँ बेटियों के लिए कर रही हो ना, कल अगर इन दोनों के पास थोड़ा भी कुछ आ गया ना तो ये लोग आपको कभी नहीं पूछेंगी, ऊपर से ये आपका एहसान भी नहीं जताएंगी। इसलिए ही कह रही हूँ इन लोगों से दूरियां बनाना शुरू कर दो। बड़े शौक से लाई थी ना इन लोगों को अपने घर में। अरे कुछ बात हो गई ना तो भुगतती रहना। हाँ, तू सही बोल रही है रीना, मैं ही पागल हूँ जो इनके लिए इतना कर रही हूँ। अरे कल को सच में इन लोगों के पास कुछ आ गया तो ये लोग तो मुझे ठोकर मार सकती है। तू सही कह रही है, पर अब जब मैंने खुद ही अपने घर पर ले ही आई हूँ तो मैं इन्हें कैसे निकाल सकती हूँ? इतना क्यों सोच रही हो माँ? अरे इनसे कटना शुरू कर दो, अपने आप ही समझ जाएंगी। रीना की बात सुनकर कहीं न कहीं विभा उसकी बातों में आ जाती है। रीना थी तो बहुत छोटी, लेकिन वो चालाक बहुत थी। उसने बड़ी ही चालाकी के साथ अपनी माँ के मन में नेहा और अपनी मासी के लिए नफरत पैदा कर दी थी। इसी तरह से अब समय गुजरता है और समय के साथ विभा नेहा से नफरत करने लगती है। साथ ही वो उससे घर का सारा काम भी करवाया करती थी। लेकिन इस बात से अनजान सुनीता को ये लगता था कि विभा उसकी बेटी नेहा को बहुत प्यार करती है। ऐसे ही एक दिन, विभा मुझे आज फैक्ट्री जाने में देर हो जाएगी तो तू मेरी सैलरी मत काटना, मैं अभी जाकर एक्स्ट्रा काम कर लूंगी और ओवरनाइट भी कर लूंगी। अरे दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। सुनीता वहाँ से चली जाती है तो वहीं विभा अपनी भांजी को आवाज लगाते हुए कहती है, नेहा, ओ नेहा, जरा एक कप चाय तो बना दे, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मौसी की आवाज सुनकर नेहा कमरे से बाहर आती है, जहाँ उसके हाथों में पेन और दूसरे हाथ में कॉपी रखी थी। मौसी, आप मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, एक सवाल है, जल्दी से निपटा कर चाय बना लेती हूँ। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है? अगर मैं 10 मिनट तक रुकी ना तो भगवान के पास पहुँच जाऊंगी, तो मैं नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो जाए। जल्दी चाय बना। विभा ये बोल ही रही थी कि तभी नेहा की नजर गार्डन में खेल रही रीना पर पड़ जाती है, जिस पर नेहा अपनी मौसी से कहती है, मौसी अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाय के लिए रीना को कह दूं। रीना तो गार्डन में खेल रही है, इसी बहाने वो चाय बनाना भी सीख जाएगी और मैं यहाँ पढ़ाई भी कर लूंगी। नेहा की बात सुनकर विभा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उठकर नेहा को एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। मेरा सर फटा जा रहा है और तू ये बकवास किए जा रही है। अरे तुझे काम नहीं करना तो मना कर दे, क्यों जुबान लड़ा रही है? मुझे और ये पढ़ाई नहीं करानी तुझे, समझी? इतना बोलकर विभा नेहा की किताब फाड़ देती है और पेंसिल को वहीं फेंक देती है, जिसके बाद नेहा के बालों को वो पकड़कर किचन में ले जाती है और उसे जबरदस्ती चाय बनवाती है। इस तरह नेहा भी अब आंखों में आंसू लिए चाय बनाने लगती है। अब ये हर रोज होने लगा था। विभा नेहा से आए दिन काम करवाती और वो पढ़ने का उसे मौका ही नहीं देती। अगर वो कभी काम नहीं करती तो विभा उसको बहुत बुरी तरह मारती। ऐसे एक दिन विभा और रीना दोनों आपस में बात कर रही थी कि तभी वहाँ पर नेहा आती है और अपनी मौसी से बोलती है, मौसी कल 15 तारीख है, स्कूल की फीस जमा करनी है। हाँ तो मैं क्या करूँ? मौसी मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप फीस जमा करवा देना कल, नहीं तो मुझे सर खड़ा कर देंगे। और आपको पता है अगर फीस टाइम से नहीं आई तो वो मुझे स्कूल से बाहर निकाल देंगे और डंडे भी मारेंगे। वो डंडे बहुत तेज मारते हैं। हाँ तो मरे हुए बाप ने यहाँ पर तेरे पैसों का पेड़ गाड़ रखा है क्या, जो उस पेड़ से तोड़ा और तुझे दे दिया? चल निकल यहाँ से। जाने कहाँ से आ जाते हैं, ये नहीं कि चली जाऊं, हर समय मेरी छाती पर मूंग गलती रहती है। विभा की ऐसी बातें सुनकर नेहा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, पर वो कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। देर रात जब सुनीता घर आती है और नेहा की आंखें लाल देखती है तो वो उससे सवाल करती है, क्या बात है, आज तेरी आंखें सूज रही हैं,
लाल भी है। कोई बात हुई है क्या? तुझे किसी ने कुछ कहा या रीना से तेरी लड़ाई हुई है? क्या हुआ मेरी बच्ची? कुछ नहीं, बस वो आज पापा की याद आ रही है, इसलिए रोना आ रहा था। शायद इसी कारण मेरी आंखें सूज गई हैं। माँ, आप टेंशन मत लो। नेहा की आवाज में दर्द था। साफ पता चल रहा था कि नेहा अपनी माँ से कुछ छुपा रही है, पर क्योंकि सुनीता को भी कुछ नहीं पता था, इसलिए वो नेहा से जबरदस्ती नहीं करती। समय यूं ही गुजरता है और अब कभी नेहा के गालों पर उंगलियों के निशान मिलते तो कभी वो जल जाती। ये सब देखकर सुनीता को कहीं न कहीं शक होने लगा था। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी बहन विभा से कहती है, विभा, आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए आज मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगी। ये आप कैसी बात कर रही हैं दीदी? अरे फैक्ट्री तो अब आपके इशारों पर चलती है। अगर आप ही फैक्ट्री नहीं जाएंगी तो वहाँ की औरतें काम कैसे करेंगी? आप तो जानते हैं ना कि वहाँ की औरतें कितनी बातें बनाती है और काम नहीं करती हैं। विभा, आज मेरी तबीयत ही खराब है तो मैं आज फैक्ट्री नहीं जा पाऊंगी। विभा की बात सुनकर अब ना चाहते हुए भी सुनीता को फैक्ट्री जाना पड़ता है। जब वो फैक्ट्री जाती है तो वहाँ की औरतें सुनीता के चेहरे को देख समझ जाती है कि आज वो परेशान है। ऐसे ही एक औरत जिसका नाम शोभा था, वो सुनीता से बात करती है। क्या बात है सुनीता बहन, बड़ी परेशान लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? शोभा की बात सुनकर अब सुनीता उसको सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर शोभा उसे एक राय देती है। देखो सुनीता बहन, माना कि विभा इस फैक्ट्री की मालकिन है और तुम्हारी छोटी बहन है, लेकिन किसी तीसरे इंसान पर अपनी बेटी की जिम्मेदारी यूं नहीं छोड़नी चाहिए। और तो और अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है, उसे सही गलत में अंतर पता है। साथ ही क्या पता उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो जो तुमसे वो शेयर न कर पा रही हो। इसलिए मैं तो कहती हूँ बिन बताए अपनी बेटी के पास जाओ और देखो कि वहाँ क्या हो रहा है। कहीं न कहीं शोभा की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए सुनीता अब सारा काम छोड़कर अपने घर की ओर निकलती है। और वहीं नेहा वो घर पर पोछा मार रही थी कि तभी विभा गंदे पैरों से घर के अंदर आती है। मौसी, मैंने अभी घर पर पोछा लगाया है, आप गंदे पैर लेकर क्यों आ रही है? नेहा की बात सुनकर अब उसकी मौसी बाल्टी का पानी गिरा देती है और नेहा को धक्का दे देती है। इस बात से अनजान विभा ये सब दूर खड़ी सुनीता देख रही थी। जब सुनीता घर में आती है तो वो अपनी छोटी बहन को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है, अरे तू बहन के रूप में जल्लाद है, जल्लाद। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर तुझे मेरी बेटी को इतनी ही तकलीफ देनी थी तो हमें लेकर आई क्यों शहर में? अरे हम रह रहे थे ना गांव में। अरे तुझे तो अपनी बहन कहते हुए मुझे अब शर्म आ रही है। रीना को मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा, लेकिन तूने मेरी बेटी को दूर करके अपनी बच्ची जैसा भी नहीं समझा। अरे तो क्या करती तुम दोनों माँ बेटी को मुफ्त में खिलाती रहती क्या? तू वहाँ फैक्ट्री को संभाला है, यहाँ तेरी बेटी सांप की तरह मेरे सीने पर लौट रही थी। इससे तो अच्छा है ना कि घर के काम ही से करवा लूं। तू अपने घर के काम और अपनी फैक्ट्री के काम रख अपने पास। तेरा घर तुझे ही मुबारक हो। अब तू खुद ही देख ले, हमें कहाँ जाना है और कैसे रहना है ये मैं देख लूंगी। इतने दिन तक तूने मुझे रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर सुनीता अपनी बेटी नेहा को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब सुनीता के पास कहीं भी सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो उदास और हताश होकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। वो जंगल में जा रही होती है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है। पानी, 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 कोई है तो पानी दे दो। माँ, आपने ये आवाज सुनी? ऐसा लग रहा है कि कोई प्यासा तड़प रहा हो। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है, तू रुक, मैं देखती हूँ। इतना बोलकर सुनीता जैसे ही थोड़ी आगे जाती है तो उसकी नजर एक ऋषि मुनि पर पड़ती है, जो जमीन पर गिरा पानी के लिए तड़प रहा था। ऋषि मुनि को देख अब सुनीता अपनी बेटी नेहा को आवाज लगाती है, और जब नेहा अपनी माँ और ऋषि मुनि के पास आती है तो नेहा बेटा तू इनके पास रह, मैं इनका कलश उठाकर यहाँ आसपास पानी देखने जा रही हूँ, क्या पता पानी मिल जाए। माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं हूँ ना यहाँ पर। एक तरफ नेहा उस ऋषि मुनि का ख्याल रखती है तो दूसरी तरफ वो ऋषि का कलश लेकर जंगल में इधर उधर टहलने लगती है। तभी सुनीता के कानों में एक झरने की आवाज आती है और वो पहुंच जाती है झरने के पास और वहां से ले आती है ऋषि मुनि के लिए पानी। सुनीता ऋषि मुनि के मुंह पर पानी छिड़क उसे पानी पिलाती है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चियों, अगर तुम न होती तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। आज मैं तुम्हारी वजह से जीवित हूँ, पर बेटा इस घने जंगल में यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं
बाबा, बस हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए हम भटकते हुए इस जंगल में आ गए और यहाँ आप हमें मिल गए। आप यहाँ क्यों आए हैं? आपने ये अभी बताया कि यहाँ खतरा है, फिर आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? मासूम नेहा के इस सवाल से ऋषि मुनि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, साथ ही उन्हें उन दोनों पर दया भी आ जाती है। इसलिए वो अपने झोले में से एक तरबूज निकालते हैं और उन्हें देते हुए कहते हैं, बेटा, ये तरबूज तुम अपने पास रखो। लेकिन बाबा, हम इस तरबूज का क्या करेंगे? मेरी बच्ची, तुम्हें तरबूज का क्या करना है और ये तरबूज तुम्हारी कैसे मदद करेगा, ये तुम्हें आने वाले समय में पता चल जाएगा। और हाँ, ये तरबूज कोई मामूली तरबूज नहीं, बल्कि जादुई तरबूज है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना। इतना बोलकर ऋषि मुनि वहाँ से चला जाता है। पर क्या सच में वो तरबूज जादुई था? ये जानने के लिए सुनीता उस तरबूज को एक पेड़ के पास रखती है और उसे दरख्वास्त करती है, हे जादुई तरबूज, हमारे पास सर ढकने के लिए जगह नहीं है, जंगल में सही नहीं लग रहा, कुछ ऐसा बंदोबस्त कीजिए जिससे हम सेफ रहे। सुनीता की बात सुनकर तरबूज से एक रोशनी बाहर आती है और वो तरबूज धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा कर लेता है और उस तरबूज में कुछ सीढ़ियाँ निकल जाती हैं। ये देख नेहा और सुनीता दोनों ही हैरान रह जाती है। माँ, ये कैसे हुआ? ये तरबूज तो सच में जादुई है। हाँ बेटा, ये तो सच में जादुई तरबूज है। बेटा, हम गरीब ठहरे ना, ऊपर से हमारे पास ना कोई रहने का ठिकाना और ना ही कुछ, कहीं बाहर जाकर कुछ खाने का एक काम करते हैं कि आज रात इस तरबूज के अंदर ही अपनी रात गुजार लेते हैं। इस तरह सुनीता और नेहा तरबूज के घर से निकली सीढ़ियों से तरबूज के घर जाती हैं, जहां वो सब कुछ लाल लाल देखकर खुश हो जाती हैं। माई, कितना सुंदर तरबूज घर है। गर्मी में गरीब का तरबूज घर अंदर से कितना ठंडा और प्यारा लग रहा है। माँ, अब हम इसी घर में रहेंगे। तू बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, लेकिन हमें अपना गुजर बसर करने के लिए कुछ तो करना होगा ना, हम यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकते। इस तरह सुनीता और नेहा वो रात उसी जादुई तरबूज के अंदर गुजार लेते हैं। अब अगले दिन सुनीता एक बार फिर तरबूज से रिक्वेस्ट करती है और वो तरबूज अपने आसपास के एरिया में खूब सारे तरबूजों की खेती उगा देता है। इस तरह अब सुनीता और नेहा बाजार में जाकर तरबूज बेचा करती थी। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ अब सुनीता और नेहा तरबूज बेचा करती और इस जादुई तरबूज के घर में रहकर अपना गुजारा किया करती। किसी को नहीं पता था कि नेहा और सुनीता गए कहाँ। वो लोगों को बाजार में तरबूज बेचते तो दिखाई देते, लेकिन वो रहते कहाँ हैं, ये आज तक किसी को नहीं पता चल सका। और वहीं उन दोनों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। जो भी उन्हें दिक्कत परेशानी होती वो अपने जादुई तरबूज से कह देते। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये कहानी है गर्मी में गरीब की चमत्कारी आइसक्रीम। अरे ये क्या रेखा, सुबह से दोपहर होने को आई है, लेकिन अभी तक कोई भी ग्राहक चाय पीने के लिए नहीं आया। पहले तो हमारी चाय की टपरी पर ग्राहकों की कितनी भीड़ रहती थी। वो तो है जी, सर्दियों में तो खूब चाय बिकी है हमारी, लेकिन अब न जाने गर्मी में क्या हो गया। रेखा और सुनील दोनों पति पत्नी चाय की टपरी चलाते थे और इसी से ही उनकी जिंदगी गुजर रही थी। सर्दियों के मौसम में तो चाय पीने के लिए लोग उनकी टपरी के बाहर भीड़ लगाकर खड़े होते थे, लेकिन जब से गर्मी का मौसम शुरू हुआ था तब से दिन में मुश्किल से 4-5 ग्राहक ही उनकी टपरी पर चाय पीने के लिए आते थे। अरे ये क्या सुनील बेटा, आजकल तो तुम्हारी चाय की टपरी पर ग्राहक दिखते ही नहीं है। क्या करें काका, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आखिरकार ग्राहक आते क्यों नहीं हैं? चाय अच्छी नहीं है या महंगी चाय बेचते हैं हम? देखो बेटा, सभी मौसम के हिसाब से ही अपना खाना पीना करते हैं। क्या तुमने कभी ठंड के मौसम में किसी को ठंडा बर्फीला जूस पीते हुए देखा है? नहीं ना? तो गर्मी में कोई गर्मा गर्म चाय कैसे पी सकता है? इस मौसम में तो कुछ ठंडी चीज बेचो, जैसे ठंडी ठंडी आइसक्रीम। फिर देखना लोग कैसे भीड़ लगाकर तुमसे आइसक्रीम लेते हैं। वाह काका,
आपने तो बातों ही बातों में हमें कितनी अच्छी तरकीब बताई है। रेखा, क्यों ना हम भी आइसक्रीम बेचें? आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन हम आइसक्रीम बेचेंगे कैसे? इसके लिए हमें किसी फैक्ट्री से आइसक्रीम खरीदनी पड़ेगी और हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? किसने कहा तुम्हें फैक्ट्री से आइसक्रीम खरीदनी पड़ेगी? अरे तुम लोग घर में भी तो आइसक्रीम बना सकते हो, दूध में। वो किशमिश पिस्ते से भी तो आइसक्रीम बन सकती है ना। एक बार कोशिश तो करो। काका की बात सुन रेखा और सुनील काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद अब वो एक किताब की मदद से ठंडी ठंडी आइसक्रीम बनाते हैं। सुनील अपने दोस्त से बात करके किराए पर एक ठेला ले लेता है और अब उसमें से आइसक्रीम रखने के लिए बड़ा सा बर्तन और ढेर सारी बर्फ भी रख लेता है। और अब दोनों पति पत्नी अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में उनके आइसक्रीम के ठेले पर काफी सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अरे भाई साहब, जरा 2 आइसक्रीम तो देना। 1 आइसक्रीम देना? आपके 30 रुपए हुए और आपके 20 रुपए। गर्मी का मौसम था, कड़कती धूप थी, सभी लोग ठंडक पाने के लिए उन दोनों पति पत्नी से आइसक्रीम लेने ही जा रहे थे, जिसके चलते कुछ ही घंटों में उनकी सारी आइसक्रीम बिक जाती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कुछ ही घंटे में हमारी सारी आइसक्रीम खत्म हो जाएगी। देखिए, एक भी आइसक्रीम नहीं बची है। उन काका ने बिल्कुल ठीक कहा था। लोग मौसम के हिसाब से ही अपना खाना पीना देखते हैं। हमने तो कितने सारे पैसे कमा लिए। जितना हमने लगाया था उससे ज्यादा ही मुनाफा हुआ है। मैं तो कह रही हूँ कि अब हम और भी तरह तरह की आइसक्रीम बनाते हैं और बेचते हैं। जिस किताब से देखकर मैंने ये आइसक्रीम बनाई थी, उसमें और भी कई तरह की आइसक्रीम बनाने का तरीका है। कुछ ही दिनों में रेखा उस किताब से कई सारी अलग अलग तरह की आइसक्रीम बनाती है और हर रोज इधर उधर घूमकर आइसक्रीम बेचते हैं, जिसके चलते उन दोनों पति पत्नी की काफी अच्छी कमाई हो रही थी। जहाँ अक्सर सुनील और रेखा आइसक्रीम बेचा करते थे, तो वहीं पास में ही दिनेश आइसक्रीम वाले की भी दुकान थी। रेखा सुनील के आने से पहले हर कोई दिनेश से ही आइसक्रीम खरीदता था, लेकिन जब से रेखा और सुनील का आइसक्रीम का ठेला आया था, तब से हर कोई कम पैसों में उन दोनों पति पत्नी से आइसक्रीम खरीदता था, जिसके चलते अब दिनेश के ग्राहक दिन पर दिन कम होते जा रहे थे। ये क्या भाई साहब, आजकल तो आप आइसक्रीम लेने के लिए आते ही नहीं हैं। क्या दोनों बच्चों ने आइसक्रीम खानी छोड़ दी है? ऐसा नहीं है दिनेश जी। वो क्या है ना, जब से सुनील और रेखा अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर आए हैं, तब से दोनों बच्चे इनसे ही आइसक्रीम खरीद कर खाते हैं। आपके यहाँ से पहले जहाँ मुझे 100 रुपए की आइसक्रीम खरीदनी पड़ती थी, वहीं अब मेरे बच्चे 20-30 रुपए में ही खुश हो जाते हैं। जहाँ फायदा होगा, ग्राहक तो वहीं जाएगा। उन लोगों की बात सुन दिनेश काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सुनील और रेखा से जलने लगता है। इतने अच्छे तरीके से अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम बेचता हूँ और ये दोनों पति पत्नी अपना ये गरीब सा ठेला लेकर आते हैं, और जरा इन ग्राहकों को तो देखो कैसे उनके ठेले के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं कुछ दिनों में सड़क पर आ जाऊंगा। आइसक्रीम को बेचकर ही तो मेरा गुजारा चलता है। आखिरकार ऐसा क्या है इनकी आइसक्रीम में जो लोग इनके इतने दीवाने हो चुके हैं। दिनेश अब सुनील रेखा की आइसक्रीम को खाता है तो उसे भी काफी आइसक्रीम अच्छी लगती है, लेकिन अपनी जलन के चलते दिनेश अब काफी गलत फैसला ले लेता है। कुछ लोगों को पैसे खिलाकर दिनेश चुपके से सुनील और रेखा की बनाई हुई आइसक्रीम में मिलावट करवा देता है, जिसके चलते आज जब भी कोई ग्राहक सुनील और रेखा से आइसक्रीम खरीद कर खा रहा था कि तभी उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया था। ये कैसी आइसक्रीम बनाई है आप लोगों ने? खाने में भी कितनी अजीब स्वाद दे रही है। मेरे तो हल्का हल्का पेट में दर्द भी शुरू हो गया। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो ना माँ, बहुत दर्द हो रहा है। क्या मिलावट की है तुम लोगों ने? आइसक्रीम में कहीं सस्ते के चक्कर में तुम लोग हम ग्राहकों को चूना तो नहीं लगा रहे हो?
अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये आइसक्रीम तो हमारे रोजी रोटी है। अगर हम इसमें कोई मिलावट करेंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हमने सच में आइसक्रीम में कुछ नहीं मिलाया है। जिस तरह रोज हम आइसक्रीम बनाते हैं, ठीक उसी तरह आज हमने आइसक्रीम आप लोगों को बना कर दी है। मुझे पूरा यकीन है ये लोग झूठ कह रहे हैं। अरे आप लोग ही सोचो, इतने महंगाई के जमाने में भला इतनी सस्ती आइसक्रीम कौन बेचता है? अरे ये तो इन दोनों पति पत्नियों की चाल थी। सस्ता देखकर आप लोग इनके झांसे में फंस गए और रोज इनसे आइसक्रीम खरीद कर खाने लगे। अब देख लिया ना अपना और अपने बच्चों का हाल। अभी भी वक्त है। मैं तो कहता हूँ कि इनकी इस आइसक्रीम का ठेला तोड़ दो ताकि ये फिर कहीं और आइसक्रीम ना बेच सके। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, ये हमारी रोजी रोटी है। कोई भी ग्राहक सुनील और रेखा की कोई नहीं बात सुनता और अब वो सभी मिलकर सबसे पहले उनके ठेले में रखी हुई सारी आइसक्रीम निकालकर फेंक देते हैं और उनका ठेला भी तोड़ देते हैं, जिसे देख बेचारा सुनील और रेखा काफी दुखी होते हैं और अपने घर आ जाते हैं। वहीं अब दिनेश काफी ज्यादा खुश था और पहले की तरह उसकी आइसक्रीम बिकना शुरू हो जाती है। सुनिए जी, अब क्या करेंगे हम? आइसक्रीम बेचने के अलावा तो और कोई काम आता भी नहीं है। पहले की तरह चाय बेचेंगे तो बराबर कमाई नहीं होगी। ऊपर वाला हम गरीबों के साथ ही अत्याचार क्यों करता है? 2 पल की खुशी देकर जिंदगी भर का गम दे देता है। अब क्या करेंगे हम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनील आसपास की सारी जगहों पर काम की तलाश में जाता है, लेकिन सुनील को कहीं भी काम नहीं मिलता, जिसके चलते सुनील आज भी उदास होकर वापस घर लौट आता है कि तभी रास्ते में एक बड़ी सी आइसक्रीम के ठेले वाला उसे मिलता है। इस आइसक्रीम के ठेले का नाम गोपाल होता है। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? आइए आइए और ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाइए। इतनी भरी गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर अपने गले को राहत पहुंचाइए। भाई साहब रहने दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। अरे तो किसने कहा कि आपको पैसे देने हैं? अरे फ्री में खाइए, आपके बहाने मैं भी अपनी आइसक्रीम खा लूंगा। इसी बहाने आप अपना दुखड़ा भी मुझे सुना दीजिएगा। गोपाल जबरदस्ती सुनील को आइसक्रीम देता है। अब दोनों आइसक्रीम खाते हैं, जिसके बाद सुनील गोपाल को अपनी सारी कहानी बताता है। अरे ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, भगवान जरूर आपको इंसाफ दिलाएगा। अगर ऐसा ही करना होता तो भगवान कब का कर देता। चलिए छोड़िए, आइसक्रीम के लिए धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? आपसे तो मुझे बहुत जरूरी काम है। यहीं पास में मुझे एक काम से जाना था। यहाँ आने में सिर्फ 15-20 मिनट लगेंगे क्या? आप जब तक मेरा आइसक्रीम के ठेले का ख्याल रखेंगे। गोपाल के कहने पर सुनील उसे मना नहीं कर पाता, जिससे बाद में गोपाल अपने जरूरी काम के लिए चला जाता है और इस आइसक्रीम के ठेले के पास खड़ा रहता है। 20 मिनट से अब तकरीबन 1 घंटा होने को आया था, लेकिन गोपाल वापस नहीं आता। 1 घंटा होने को आया है, ये आइसक्रीम वाला अभी तक वापस क्यों नहीं आया? सुनील को तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक गोपाल वापस नहीं आया था। कहाँ चला गया ये आइसक्रीम वाला? कहीं भूल तो नहीं गया कि इसने अपने ठेले को ही छोड़ा है? एक काम करता हूँ, अब इस ठेले को अपने घर लेकर चलता हूँ। आखिरकार कब तक खड़ा रहूंगा? पास में ही तो घर है। अगर वो वापस आएगा तो ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे आ जाएगा और फिर मैं उसे उसका ठेला दे दूंगा। सुनील उस आइसक्रीम के ठेले को अपने घर ले आता है, जिसे देख रेखा उससे सवाल करती है और सुनील उसे सारी बातें बताता है। वो तो ठीक है, लेकिन बड़ी गर्मी लग रही है। क्या मैं इस ठेले के अंदर से एक आइसक्रीम ले सकती हूँ? सस्ती वाली ही लूंगी। जब वो आएगा तो मैं उसे पैसे दे दूंगी। कोई बात नहीं, तुम ले लो, मेरे पास पैसे हैं, मैं दे दूंगा उसे। रेखा जैसे ही उस ठेले के अंदर से आइसक्रीम निकालती है तो देखती है कि उसके अंदर सिर्फ 2 ही आइसक्रीम हैं और रेखा एक आइसक्रीम निकाल कर खा जाती है। उस आइसक्रीम का स्वाद रेखा को इतना पसंद आता है कि अब वो जैसे ही दूसरी आइसक्रीम लेने के लिए डब्बा खोलती है तो देखती है कि उस डब्बे के अंदर एक आइसक्रीम की बजाय अब ढेर सारी आइसक्रीम है
जिसे देख रेखा काफी हैरान हो जाती है। पहले जब मैंने इसमें देखा तो सिर्फ एक ही आइसक्रीम थी, लेकिन अब इसमें इतनी सारी आइसक्रीम है, कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं। रेखा 3-4 बार उस डब्बे को खोलती है और बंद करती है। जब जब रेखा उस डब्बे को खोलती तो बार बार उसमें आइसक्रीम डबल हो रही थी। ये देख अब सुनील भी काफी हैरान था। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग परेशान मत होइए, हम चमत्कारी आइसक्रीम हैं। अगर आप हम में से एक आइसक्रीम निकालेंगे तो हम वापस डबल हो जाएंगे। जिस व्यक्ति ने आपको ये ठेला दिया उसने ये सब जानबूझकर किया। वो तो भगवान की तरफ से आपकी मदद के लिए आया था। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? क्या ये आइसक्रीम सच में हमसे बात कर रही है? ये सपना ही है ना? पर ये सपना है, हम दोनों को कैसे आ सकता है, वो भी एक साथ? अरे अभी तो कहा कि मैं चमत्कारी आइसक्रीम हूँ। ये सारी ही चमत्कारी आइसक्रीम हैं और ये कभी खत्म नहीं होंगी। इनका स्वाद इतना अच्छा है कि जो भी इन्हें एक बार खाएगा वो बार बार खाने से खुद को रोक नहीं पाएगा। ये शरीर के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। उस चमत्कारी आइसक्रीम की बात सुन सुनील और रेखा अब एक बार फिर से आइसक्रीम बेचने का इरादा करते हैं और उस चमत्कारी आइसक्रीम के ठेले को लेकर अलग अलग जगह भी जाते हैं। और अब जब भी कोई उनसे आइसक्रीम लेकर खाता तो उनका दीवाना हो जाता। अरे वाह भाई साहब, ये आइसक्रीम तो सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। मजा आ गया खा के। मुझे एक और स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम दो ना, मुझे ये काफी अच्छी लगी। देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर उस चमत्कारी आइसक्रीम की वजह से सुनील और रेखा दोनों पहले से भी ज्यादा पैसे कमाने लगे थे। वहीं जब ये बात दिनेश को पता चलती है तो इतनी मुश्किल से इनका धंधा बंद करवाया था, पर ये इतने बेशर्म हैं कि फिर से इन्होंने अपना धंधा शुरू कर दिया। अगर ऐसे ही रहा तो मेरा क्या होगा? जो मैंने पहले किया लगता है अब वही मुझे दोबारा करना पड़ेगा। दिनेश इस बार भी रेखा और सुनील की आइसक्रीम में मिलावट कर देता है, ये सोचकर कि अब जब भी कोई कस्टमर उनकी आइसक्रीम खाएगा तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और लोग खुद ब खुद उन्हें भगा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आज वो सब रेखा और सुनील की वो चमत्कारी आइसक्रीम को खा रहे थे तो वो उन्हें काफी पसंद आती है और अब हर इंसान बार बार आइसक्रीम खरीदने आता है, जिसे देखकर ये क्या हो रहा है? ये तो मैंने आइसक्रीम में मिलावट की थी, पर ये ग्राहक इतने आराम से आइसक्रीम कैसे खा सकते हैं? देखते ही देखते दिनेश के सामने सुनील और रेखा की सारी आइसक्रीम बिक जाती है, जिससे अब दिनेश को काफी गुस्सा आता है। क्या हुआ अगर मैं इनकी आइसक्रीम में अच्छी तरह से मिलावट नहीं कर पाया? आइसक्रीम तो तब बेचेंगे ना जब इनका आइसक्रीम वाला ठेला होगा इनके पास। मैं इनका आइसक्रीम का ठेला ही खत्म कर दूंगा। दिनेश रात में रेखा सुनील के घर के बाहर जाता है और उनके आइसक्रीम के ठेले के चारों पहियों को निकाल कर तोड़ देता है, जिससे ठेला अपने आप नीचे गिरकर टूट जाता है। दिनेश जानता था कि बिना ठेले के सुनील और रेखा अगले दिन आइसक्रीम नहीं बेच सकते, लेकिन अब अगले दिन दिनेश इस ठेले पर सुनील और रेखा को आइसक्रीम बेचते हुए देखता है। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो कल अपने हाथों से ठेला तोड़ दिया था, तो फिर ये ठीक कैसे हुआ? दिनेश की लाख कोशिशों के बाद भी सुनील और रेखा की आइसक्रीम आराम से बिक रही थी। वहीं दिनेश को उसकी सजा मिलने ही वाली थी। भाई साहब, ये कैसे आइसक्रीम दे रहे हो? पैकेट के अंदर तो आइसक्रीम ही नहीं है। क्या कहा आपने? पैकेट के अंदर आइसक्रीम नहीं है? भला बिना आइसक्रीम का खाली पैकेट कौन बेचता है? आप बेच रहे हैं भाई साहब। आपको ही पता होगा ना, मैंने 2 आइसक्रीम ले ली, लेकिन दोनों के अंदर आइसक्रीम नहीं है। पापा इस आइसक्रीम का टेस्ट भी काफी अजीब है। ऐसा लगता है जैसे मैं आइसक्रीम नहीं बल्कि कुछ अजीब सी चीज खा रही हूँ। जो पहले पूरे दिन 3-4 ग्राहक दिनेश की आइसक्रीम खाने ठेले पर आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो लोग भी दिनेश से आइसक्रीम लेना छोड़ देते हैं, जिससे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है दिनेश। ये सब क्या हो रहा है?
मैं सुनील और रेखा का बुरा करने जाता हूँ और उल्टा मेरे साथ बुरा हो गया। कुछ कर दिनेश, कुछ कर, वरना वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि पहले की तरह गांव में मुझे मूंगफली बेचने का काम करना पड़े। दिनेश कुछ गुंडों को सुनील और रेखा के आइसक्रीम के ठेले को तोड़ने के लिए भेजता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों गुंडे उनके ठेले को हाथ लगाते हैं तो दूर जाकर गिरते हैं। ये क्या हुआ? ये दोनों गुंडे तो हमारा ठेला तोड़ रहे थे, ये हवा में उड़ते हुए इतनी दूर कैसे जा गिरे? आपको याद नहीं, हमारा ये आइसक्रीम का ठेला कोई मामूली ठेला नहीं है। इसके अंदर हमारी चमत्कारी आइसक्रीम है। लगता है ये उसी का कमाल है। वो गुंडे फिर से रेखा और सुनील का ठेला तोड़ने के लिए आते हैं। अब की बार वो फिर से उड़ते हुए जा गिरते हैं। बार बार यही होने के कारण दोनों गुंडे काफी डर गए थे, इसलिए बेचारे डर के मारे दुम दबा कर वहाँ से भाग जाते हैं। और जब ये बात दिनेश को पता चलती है, क्या करूं मैं? सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं इन पति पत्नी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ। लगता है दिनेश, वक्त आ गया है, तू निकल ले यहाँ से। दिनेश अपनी आइसक्रीम की दुकान बेचकर किसी और दूसरे शहर में अपनी आइसक्रीम की दुकान शुरू करता है, जहाँ उसकी आराम से बिक्री होने लगती है। वहीं अब सारे लोग बड़े बड़े आइसक्रीम की दुकानों रेस्टोरेंट को छोड़कर आधे से ज्यादा ग्राहक इन दोनों पति पत्नी के पास आइसक्रीम खाने आया करते थे। भाई, दुनिया भर की इतनी सारी जगह में आइसक्रीम खाई है, लेकिन ऐसा स्वाद तो कहीं पर भी नहीं मिला मुझे। और नहीं तो क्या, मैंने तो आपकी सारी आइसक्रीम खाई है और सब एक से बढ़कर एक है। मन करता है बस खाते जाऊं, खाते जाऊं। ग्राहकों की ऐसी बात सुन सुनील और रेखा काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब बीतते समय के साथ साथ उनकी हालत भी ठीक होने लगती है। वो अपने छोटे घर को तुड़वा कर एक बड़े से सुंदर घर में तब्दील कर देते हैं। अब वो ठेले पर अलग अलग जगह आइसक्रीम बेचने की बजाय वो खुद एक ही जगह आइसक्रीम की दुकान खोल लेते हैं। ये सब किसी सपने की तरह लगता है ना? हम पहले गर्मी में चाय बेचकर दिन का 50-60 रुपए कमाते थे, और वही अब देखो 1 घंटे की कमाई लाखों रुपए से कम नहीं है। आज हमारे आइसक्रीम की कितनी दुकान है। लोग बैठकर आइसक्रीम खाने के साथ साथ लंबी लाइन लगाकर आइसक्रीम लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये सब कमाल सिर्फ हमारी चमत्कारी आइसक्रीम की वजह से हो रहा है। ये आइसक्रीम कभी भी खत्म नहीं होगी। चलिए अब जल्दी से काम पर लगते हैं, ग्राहक का आने का टाइम हो गया है। दोनों पति पत्नी के आइसक्रीम को खाने के लिए बच्चे बूढ़े उनकी दुकान में दूर दूर से आते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रेखा और सुनील में जरा भी घमंड नहीं आया। यहाँ तक कि अगर अब उनके आइसक्रीम की दुकान पर कोई गरीब आता तो वो उसे मुफ्त में ही आइसक्रीम खिलाते। लेकिन मेरे पास इस आइसक्रीम को देने के लिए 1 रुपए भी नहीं है। मगर मैंने इसे खा लिया तो तुम इसके पैसे कहाँ से दूंगा? क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? क्या अब इंसानों में इतनी भी इंसानियत नहीं बची है कि वो बिना अपने मतलब के किसी की मदद करें? इस आइसक्रीम के पैसे देने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे पति बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप आराम से आइसक्रीम खाइए। भगवान करे जो तरक्की आज वो आपको दे रहा है वो आपको हमेशा दे। आप लोग हमेशा खुश रहें, आपकी झोली पैसों से हमेशा भरी रहे। उस गरीब की दुआ सुन दोनों पति पत्नी काफी खुश हो जाते हैं और अब इसी तरह अपनी चमत्कारी आइसक्रीम को बेचने का काम जारी रखते हैं। कुछ ही दिनों में उन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्री दुकानों से आइसक्रीम के ऑर्डर आने लगते हैं और अब जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे अब दोनों पति पत्नी की वो चमत्कारी आइसक्रीम पूरे शहर में काफी फेमस हो जाती है। और अब तो अलग अलग शहरों में भी उनके पास आइसक्रीम के ऑर्डर आने लगे थे। अपनी इस चमत्कारी आइसक्रीम के काम को वो जारी रखते हुए अब वो दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीने के साथ साथ हर जरूरतमंद इंसान की भी मदद किया करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।